हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा मित्र पर। और आज जैसा कि आप देख ही रहे हो कि आप लोगों का जो सी टेट का एग्ज़ाम है काफ़ी करीब आ गया है। और उम्मीद करता हूँ आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और उसी तैयारी को थोड़ा सा और अच्छा कराने के लिए, थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए आपके लिए हम अपने इस चैनल पे कुछ वीडियोस लेके आने वाले हैं, जिनमें से एक वीडियो आपके लिए अभी आपके सामने है। इस वीडियो में हम सी टेट में जो मैथ्स का आपका पोर्शन आता है उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें से जो कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस हमारे पास रहे और कुछ और अच्छे से क्वेश्चंस मिक्स करके आपके लिए ये वीडियो तैयार की गई है। इस वीडियो में आपको फिलहाल के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ एक ही टॉपिक से मिलने वाले हैं और वो है मेंसुरेशन। क्योंकि सीटेट में काफी क्वेश्चंस, हर बार 3 या 4 क्वेश्चंस जो हैं हमेशा आपको मेंसुरेशन से मिलते ही मिलते हैं। जो इसका पर्टिकुलर एरिया है वो सरफेस एरिया वॉल्यूम से आता है, जिसके फॉर्मूलाज और जो चीजें हैं वो आपने और क्लासेस में पढ़ रखी हैं। और जैसा कि आप देख ही रहे हो कि यहाँ पर मैंने एक थंबनेल लगा रखा है, डू इट टुडे, डू इट नाउ, डोंट गिव अप, राइज एंड शाइन। तो इसी मोटो को साथ में लेकर हम ये जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन? द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद साइड x यूनिट इज डबल द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद बेस x यूनिट्स। तो फिर उसका ऑल्टीट्यूड क्या होगा, यानी कि x इकाई भुजा वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल आधार x इकाई वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है। तो फिर इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? अच्छा, तो देखिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो यहाँ पर बोली गई है वो ये कही गई कि हमें जो एरिया ऑफ स्क्वायर है ऑफ साइड x यूनिट्स, अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करते हैं तो एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए हम सब जानते हैं कि एरिया स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर। और हमें भुजा क्या दे रखी है, x दे रखी है। तो ये हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। और दूसरी चीज जहां पर हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की, तो बेटा ट्राइंगल का एरिया आपका क्या है? आपका ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहां पर हमसे कहा गया है कि जो बेस है वो कितना है, वो है x यूनिट, यानी कि हाफ। आप बेस के बदले यहां पर अगर x रख दें तो आपको h फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब कहा यह गया था कि जो एरिया है, जो इसका क्षेत्रफल है, वो डबल है ट्राइंगल के क्षेत्रफल से। इसका मतलब जो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर है वो डबल है। डबल है किसके? डबल है एरिया ऑफ ट्राइंगल के। तो कुछ इस तरह से इसे हम लिख सकते हैं। ये मैंने क्या किया, ये मैंने किस तरह से किया कि भाई जो एरिया ऑफ स्क्वायर था वो एरिया ऑफ ट्राइंगल के डबल था। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो क्या करेंगे, आप इस 2 से इस 2 कैंसिल कर दोगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स एच आ जाएगा। एक्स से एक और एक्स कटेगा तो आपका एक्स इक्वल्स टू एच आ जाएगा। यानी कि इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स होगी और हमारा आंसर होगा बी। ठीक है, पहला क्वेश्चन था, काफी इजी था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन आपको मिलने वाला है ये है आपका, कहां से? ये है सिलिंड्रिकल टैंक, यानी कि हम सिलेंडर की बात करने वाले हैं। पहली बात तो ये हुई। अच्छा, तो जब हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो यहां पर लिखा हुआ है कैपेसिटी, अगर हम हिंदी में कहें तो क्षमता। कैपेसिटी क्या होती है आप लोग ध्यान रखेंगे, कैपेसिटी जब भी लिखा हुआ है तो आप वॉल्यूम को याद करेंगे। ठीक है, या फिर हिंदी में कहा जाए तो आयतन। अच्छा, तो जो सिलेंडर की वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है? सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारे सिलेंडर की वॉल्यूम होती है, जो कि हमें यहां दी हुई है 1760/7। पाई की वैल्यू एज इट इज आपको गिवन है। और हमसे कहा गया कि अगर जो इसकी डेप्थ है, डेप्थ यानी कि वही हाइट, ठीक है, अगर कोई टैंक होगा जमीन के अंदर होगा तो उसकी ये डेप्थ कहलाएगी, बट होना उसको हाइट ही है। उसे हम जो कंसीडर करेंगे वो हाइट की तरह ही करेंगे। और इसके अलावा हमसे पूछा गया है पेरीमीटर ऑफ द बेस। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ द बेस का मतलब क्या हुआ? सिलेंड्रिकल टैंक है, सिलेंडर का बेस कैसा होता है? गोल होता है।
हमें इसका पेरीमीटर निकालना है, यानी कि एक्चुअली में हमें सर्कमफ्रेंस निकालनी है, यानी कि परिधि। और परिधि निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, वो होता है 2πr, यानी कि मुझे रेडियस की आवश्यकता है। अगर मुझे रेडियस मिल जाएगा तो मैं सर्कमफ्रेंस भी निकाल दूंगा। अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो रेडियस निकालने के लिए जरा पहले यहां पर कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा, यहां पर हमें वॉल्यूम दे रखी थी, वॉल्यूम को हमने इक्वेट कर दिया जो भी चीज हमें गिवन थी फॉर्मूला को पुट करके, यानी कि पाई की वैल्यू हो गई 22/7, रेडियस हमें फाइंड आउट करना है, और हाइट हमें जो 3.2 दे रखी है इससे हम यहां पुट कर लेते हैं, तो ये हुआ 3.2। ठीक है। अच्छा, तो अब हमें क्या करना है, रेडियस निकालना है। तो क्या करते हैं, दो सबसे पहले आप यहाँ 7 से 7 कैंसिल कर दो, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 1760। आप इस 22 और 3.2 को इधर भेजकर r² यहाँ पर लिखे रहने दो, तो क्या हो जाता है, अब इसे काट लीजिए, 11 से काट लीजिए इसको, 11 से आप इसको 2 टाइम्स काट सकते हैं, और 11 से इसको 1 6 और 0 टाइम्स काट सकते हैं, तो ये बेटा हो गया आपका 80। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को रिमूव करके यहाँ पे 10 लगा देते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आप 8 से काटो, ये 4 हो गया और ये 10 हो गया, तो ये एक्चुअली में 10 × 10/4 बच रहा है, जो कि है रेडियस। अच्छा, अगर रेडियस जो है वो 10 × 10/4 मेरे पास आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा 100/4, जो कि r² है। तो इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा 10/2। 10/2 क्यों हो जाएगा, बिकॉज 10/2 जो है वो 100/4 का स्क्वायर का रूट है। ठीक है, क्योंकि 100 का हो गया 10 और 4 का हो गया 2, तो रेडियस जो आ रहा है वो आ रहा है 5 मीटर। अच्छा, जब रेडियस 5 मीटर आ गया तो क्या निकालना था, हमें निकालनी थी सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस क्या होती है 2πr, यानी कि 2 इंटू में 22/7 इंटू में रेडियस। अच्छा, कुछ करने वाला तो है नहीं यहाँ पर, तो ये मेरे पास आ जाएगा, देखो इसको इस तरह से कर लो कि 5 × 10 हो गया, और 10 को 22 से मल्टीप्लाई किया आपने तो 220/7, आंसर है डी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो टोटल सरफेस एरिया है, जो कुल क्षेत्रफल है किसका, एक सिलेंडर का। अगला क्वेश्चन फिर सिलेंडर का ही है हमारे पास, वो हमें गिवन है, हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर गिवन है। अगर जो रेडियस है वो 0.35 हो तो हाइट कितनी होगी। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि मुझे टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, सिलेंडर का पता होना चाहिए, जो कि होता है 2πr और h+r। ठीक है, अगर ये चीज हमें कही गई कि ये 3.52 है, और बाकी वैल्यूज अगर मैं यहां पर पुट कर दूं, रेडियस की वैल्यू जो है वो 3.5 है, इनटू में h मुझे फाइंड आउट करना है, एंड दिस इज अगेन 3.5। अच्छा, तो अब क्या होगा, इसे जरा सॉल्व करना अगर हम चाहें तो मैं ये कहता हूं पहले जरा इससे निपट लेते हैं। ठीक है, और इसे काट देते हैं, ये 5 बच जाएगा, 5 से इसे काटते हैं, ये आपका 20 आ जाएगा, 20 से मैंने इसको और कैंसिल आउट किया तो ये इतना बचा मेरे पास। अब यहाँ पर ये 11 है और ये 5 है, कहने का मतलब 3.52 को 5/11 से मल्टीप्लाई करके आप इक्वेट कर देंगे h+0.2 से। ठीक है, 11 से कैसे काट सकते हैं, काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। 11 से काटेंगे तो ये आएगा 0.32, और जो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आएगा 6 इज इक्वल्स टू h+0.32। तो h निकालने के लिए 1.6 में से आप माइनस कर देंगे 0.32। अब इसको 6 0 कर लीजिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो यहाँ पर जो मेरे पास आंसर बनता है, कुछ गलती है, कुछ गलती है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। एक्चुअली में जो यहाँ पर रेडियस है वो 3.5 है, मैंने इस जगह पर गलत कर दिया। तो अब अगर इसे सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये आपका 1.25 आएगा, जो कि एक्चुअली में 125/100 होता है, जिसको आप सॉल्व करके 5/4 भी कह सकते हैं। तो हमारा आंसर है ए। मेंसुरेशन में आप लोगों को जो सबसे जरूरी बात ध्यान रखनी है वो है इसके फॉर्मूलाज। अगर आपको फॉर्मूला याद है
तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। बाकी सब कुछ सिर्फ डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन पे, जो कि प्रैक्टिस करने से ठीक हो ही जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक सर्कुलर रोड है जो कि एक सर्कुलर गार्डन के अराउंड रन करती है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा करके एक गार्डन है गोल गोल, और इसके अराउंड एक सर्कुलर रोड ऐसे करके रन करती है। ठीक है। अच्छा, अब होता यह है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर सर्कमफ्रेंसेस, यानी कि एक मेरे पास ये वाला सर्कल है, इसको फर्स्ट सर्कल मान लीजिए, और ये मेरे पास दूसरा सर्कल है, इसको सेकंड सर्कल मान लीजिए। अगर इन दोनों का मैं सर्कमफ्रेंस निकाल लूं और उनका डिफरेंस निकालूं तो 44 आता है। तो ऐसा करते हैं कि जो आउटर सर्कल है इसके रेडियस को अगर मैं कैपिटल आर ले लूं और जो इनर सर्कल है इसके रेडियस को स्मॉल आर ले लूं, तो हम क्या कहेंगे, जो मेरे पास में आउटर सर्कल की सर्कमफ्रेंस होगी वो 2 पाई आर होगी। सॉरी, मैंने कैपिटल लिया है तो इसको रेडियस को कैपिटल कर दो, और जो इनर सर्कल होगा उसकी सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर स्मॉल वाला होगा। ये कहता है डिफरेंस उन दोनों की सर्कमफ्रेंसेस, यानी कि उन दोनों के परिधि के बीच का अंतर। अंतर मतलब माइनस कितना है, 44 है। ठीक है। अब एक बहुत छोटी सी बात है, दोनों में 2 पाई है जो कि मैं कॉमन निकाल सकता हूं, जिसके बाद में कुछ इस तरह से मुझे लिखा मिल जाएगा। अच्छा, अभी कह क्या रहा है, ये मुझसे पूछ रहा है फाइंड द विड्थ ऑफ द रोड, ये चौड़ाई कितनी है। ठीक है, ये चौड़ाई कितनी है। अगर ध्यान से देखा जाए इस चौड़ाई को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप जरा छोटी चीज यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए। ये आपका लार्ज रेडियस है और दूसरी चीज ये हमारा स्मॉल रेडियस है। दोनों का डिफरेंस क्या है, विड्थ ऑफ द रोड। जब मैं लार्ज रेडियस में से स्मॉल रेडियस को माइनस कर दूंगा तो जो पार्ट बच जाएगा वो होगा विड्थ, यानी कि सड़क की चौड़ाई। ठीक है, यानी मुझे एक्चुअली में क्या निकालना है, दोनों रेडियस का डिफरेंस। और ध्यान से देखिए ये यहीं पे लिखा हुआ। ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ कि अगर मुझे रेडियस का डिफरेंस निकालना है तो मैं 44 को 2 इंटू पाई से डिवाइड कर दूं। ठीक है, तो ये कट गया, तो यानी कि रेडियस का डिफरेंस कितना आ गया, यानी कि सड़क है उसकी चौड़ाई कितनी है, सिर्फ 7 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बॉक्स है और उसकी जो मेजरमेंट है वो हमें कुछ इतनी दे रखी है, और इसको हमने क्या किया, कंप्लीटली फुल कर दिया। इसके अंदर हमने रख दिए क्यूब्स एक ही साइज के। ठीक है, एक बड़ा सा बॉक्स है, ठीक है, और उसके अंदर हमने छोटे छोटे बॉक्स रखे हैं एक ही जैसे। अब जो छोटे छोटे बॉक्स उसके अंदर रखे गए थे वो करीब हो गए 200। उस बड़े बॉक्स के अंदर छोटे छोटे बॉक्स थे वो करीब हो गए 200। तो ये बताओ उन छोटे छोटे बॉक्सेस का लेटरल सरफेस एरिया जो है वो कितना होगा, यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। अब जो हम ये बात कर रहे हैं, जो ये फर्स्ट वाला हमें बड़ा बॉक्स दिया हुआ है, इसकी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, यानी कि ये क्या है, ये है क्यूबॉइड। ठीक, तो हम क्या करें, यहां पर आप पहले क्यूबॉइड के लिए वॉल्यूम लिख लीजिए। जी, तो क्यूबॉइड की अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहूं तो वो एल बी और एच होती है। ठीक है, यानी कि एल बी एच इसका क्या है, फॉर्मूला है। तो हमने वॉल्यूम निकाल दी। अब होगा क्या कि इसमें हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं, 200 बॉक्सेस हैं, यानी कि जो ये पूरी पूरी यहाँ वॉल्यूम निकलने वाली है ये पूरे 200 बॉक्सेस की है। अगर मुझे इसमें से किसी एक बॉक्स की वॉल्यूम को निकालना हो तो टोटल वॉल्यूम को नंबर ऑफ बॉक्सेस से डिवाइड कर दूं, टोटल वॉल्यूम को नंबर ऑफ बॉक्सेस डिवाइड कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक बॉक्स की वॉल्यूम मिल जाएगी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए डिवाइड करने के बाद मेरे पास कुछ चीजें आ रही है, 12 इंटू 3 इंटू 48। ये क्या है, ये वॉल्यूम है एक क्यूबॉइड की। ये क्या है, ये वॉल्यूम है ये वॉल्यूम है एक उस छोटे क्यूब की। ये है वॉल्यूम उस एक छोटे क्यूब की।
अच्छा, अगर ये उस छोटे क्यूब की वॉल्यूम है तो क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है? ए क्यूब, यानी कि जो उसकी एज जो उसका होता है, जो उसकी एक साइड होती है उसका क्यूब। तो अगर ये ए क्यूब के इक्वल है तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहां पर क्या कर दूं, क्यूब रूट कर दूं, घनमूल निकाल दूं इसका, कुछ ऐसे करके। और इसको निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होगा, आप इसको तोड़ दो। तो इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ मेरे पास में 2 इंटू 3 ये 12 के लिए हो गया, एक 3 पहले से लिखा हुआ था, और 48 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, देखो जरा, 1 2 3, तो एक 3 आ जाएगा मेरे पास में, और 1 2 3 4 5 6, तो 2 2 आ जाएंगे। तो मुझे क्या मिल गया कि जो हमारा क्यूब था उसकी जो एक साइड है वो कितनी है, वो है 12 सेंटीमीटर। अब अगर मुझे उस छोटे क्यूब की साइड मिल गई तो मुझे उसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना भी आता है। कैसे? फॉर्मूला होता है हमारे पास 4a²। तो 4 आपने यहां पर रख लिया और a आपका 12 दिया हुआ है, आपने स्क्वायर कर दिया। तो फिर जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से हमें आंसर क्या मिल जाता है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 144। तो हमारा आंसर है यहाँ पर 576। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहा है ये क्या कहता है कि द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 256 मीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर फील्ड है, उसका एरिया हमें दिया, और एंड रेक्टेंगुलर लॉन। और एक और चीज है, एक हमारे पास क्या है, एक तो मेरे पास स्क्वायर है और एक रेक्टेंगुलर लॉन है। ठीक है, इसका एरिया 256। अच्छा, एक चीज हम यहाँ पे अगर देखें तो हमें स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है, तो मैं स्क्वायर की साइड बहुत आराम से निकाल सकता हूँ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जरा रेक्टेंगल की बात भी कर लेते हैं। तो जो रेक्टेंगुलर लॉन है उसकी विड्थ, यानी कि ये वाला पार्ट की विड्थ, उसकी विड्थ जो है वो 5/8 है ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड। इस स्क्वायर फील्ड की साइड का 1/8 है। तो जरा इसकी साइड निकाल ही लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है जो कि 256 है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स कितना है, 16। अब अगर जो रेक्टेंगुलर लॉन है उसकी साइड स्क्वायर के साइड की 5/8 है, यानी कि 5/8 है, तो क्या करो, इसको स्क्वायर के साइड से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारी जो इस आयत की चौड़ाई आ रही है वो कितनी आ जाएगी, 10 मीटर। ठीक है, हमें चौड़ाई मिल गई, बट मेरे पास अभी लंबाई नहीं है इसकी। अच्छा, लेकिन अब ये कहता है कि जो ये दोनों के दोनों चीजें हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल, इनका पेरीमीटर एक जैसा ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है कितना होता है, 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू एक्स। जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है कितना होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। ये आपस में बराबर है। अच्छा ठीक है, तो एक बात अगर सोची जाए कि जो साइड थी स्क्वायर की वो थी 16 इक्वल टू 2l, हमें मालूम नहीं था, बी हमने अभी भी निकाल लिया। तो ये आ रहा है मेरे पास कि भाई 64 इज इक्वल्स टू 2l प्लस 20। तो माइनस का डी शिफ्ट करके तो आ जाएगा 44 इक्वल्स टू 12। तो l की वैल्यू आपकी आ रही है 22। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि l की वैल्यू मुझे मिल गई और मेरे पास ऑलरेडी b की वैल्यू थी। ये दोनों चीजें मेरे पास आ चुकी हैं। अब ये चाहता क्या है मुझसे, ये हम चाहता है कि मैं एरिया निकाल दूं। तो एरिया निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या कर दे, चेक कर लेते हैं कुछ। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए ऑफ रेक्टेंगल आप एल इंटू बी कर सकते हो, यानी कि 22 इंटू 10, तो हमारा आंसर हो जाएगा 220। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से हमारा सिलेंडर का ही है। सिलेंडर की हमें वॉल्यूम दी हुई है और क्वेश्चन कहता है जो डायमीटर ऑफ बेस। अब ध्यान रहे, जब भी डायमीटर दिया जाएगा तो अब इसको एज इट इज यूज नहीं करेंगे, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। एग्जाम के अंदर भी जब भी डायमीटर आएगा आप रेडियस निकाल लेंगे, इसको हाफ कर।
तो डेप्थ निकालनी है, डेप्थ का मतलब वही है हाइट निकालनी है। तो वॉल्यूम जो होती है वो होती है ऑफ सिलेंडर बाय आर स्क्वायर एच। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो अगर मुझे यहाँ से डेप्थ निकालनी है, यानी कि अगर एच निकालना है, तो 352 और बाकी सब चीजें नीचे भेज दो और वैल्यूज पुट कर दो। अपॉन में पाई की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है 22.7, और रेडियस हमने अभी ऊपर लिख के रखा है 4 × 4, यानी कि आर का स्क्वायर है इसलिए। तो उससे हम क्या करते हैं, 4 से कैंसिल करने की कोशिश कर देते हैं। तो अगर ऐसे 4 से काट रहा हूँ तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पर भी 8 आ जाएगा। फिर से 4 से काटते हैं, ये मेरे पास में जाएगा 2 और 2, और ये पूरा का पूरा कट गया, यानी कि जो हाइट मेरे पास आ रही है वो आ रही है 7। काफी डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट वाला आ गया है। अब इस तरह का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखा। क्या कहता है क्वेश्चन कि एक वायर है और ये वायर है वो सर्कल की शेप में है। ठीक है ना, होता है ना, बच्चे खेलते हैं, तार को लेते हैं, उसे गोल कर देते हैं, फिर उसको टेढ़ा वगैरह कुछ और बना देते हैं। तो फिलहाल एक वायर है और वो एक सर्कल की शेप में है, जिसका मुझे एरिया दिया हुआ है 154। ठीक है, फिर क्या किया, अगर इसी चीज को, इसी वायर को अगली बार मैं स्क्वायर की शेप में बेंड कर दूं, स्क्वायर की शेप में मोड़ दूं, तो फिर इसका जो एरिया है वो कितना होगा, ये मुझे फाइंड आउट। तो कैसे निकलेगा, तो जो आपको ये एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ था, जो आपको एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ था, इसको यूज करके आप पहले रेडियस फाइंड आउट करो। क्यों करना है अभी बताऊंगा। तो क्या है, ये 154 आपने यहाँ पे लिखा 22.7 और रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस को निकालना है। ठीक है, तो 154 इंटू में 7 अपॉन में 22 आपका आर स्क्वायर है। तो पहले आपसे 2 से ही काट लो, तो ये मेरे पास आएगा 77 और फिर इसको 11 से काट दिया तो 7 आ गया। तो 7 इंटू 7 इज आर स्क्वायर। अच्छा, इसका मतलब ये होगा कि रेडियस जो है वो 7 है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब क्या होगा, जो वायर यहाँ पे यूज की गई थी सर्कल बनाने के लिए, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई थी, इसी को यूज करा गया है स्क्वायर बनाने के लिए। तो दोनों का जो पेरीमीटर होगा वो इक्वल होना चाहिए, यानी कि सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होगा और स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा, दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो होता है 4 इंटू साइड, 4 गुणा भुजा, और जो पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस सर्कल होती है वो होती है 2 पाई आर। अच्छा, तो 4 इंटू साइड, साइड तो हमें पता ही नहीं है, तो निकालनी है, और 2 इंटू पाई इंटू आर 7। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, 7 7 कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया साइड इज इक्वल्स टू 44 अपॉन 4। तो साइड मुझे मिल गई 11। अगर मुझे साइड ऑफ स्क्वायर मिल गई, अगर मुझे साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो मिल गई कितनी, 11, तो मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो कितना होता है, साइड का स्क्वायर, यानी कि 11 का स्क्वायर। तो आंसर हो गया हमारा 120। ठीक है, प्रोसेस थोड़ी सी लंबी है लेकिन बिल्कुल एक फ्लो में चलती है। पहले आपने एरिया से रेडियस निकाला और रेडियस से हमें क्या हुआ, रेडियस से हमें सर्कमफ्रेंस यानी कि परिधि मिल गई उस सर्कल की, क्योंकि हमने सेम वायर यूज किया था सर्कल और स्क्वायर बनाने के लिए। तो दोनों का दोनों का जो पेरीमीटर होगा वो इक्वल होगा, जिसको इक्वेट करके हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने इसको इक्वेट करके क्या करा, साइड को फाइंड आउट किया। जब साइड 11 मिल गई तो फिर हमने उसका एरिया निकाल दिया। और सारा खेल किसका है, फॉर्मूलाज का, सारा खेल फॉर्मूले का है। चलिए अगला क्वेश्चन आया है मेरे पास, थोड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, पढ़ते हैं जरा पहले इसको आराम से। दीपक यूज्ड टू वॉक 10 राउंड्स along a rectangular ground with length 150 and breadth 100। अच्छा, एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड था और इसके चारों तरफ दीपक राउंड लगाया करता था, और एक बार में ये इसके 10 राउंड लगाया करता था, और हमें लेंथ और ब्रेथ 150 और 100 दे रखी है। अब फिर क्या हुआ कि अब उससे जो राउंड लगाना है वो एक स्क्वायर शेप ग्राउंड के राउंड लगाना है। अब जो राउंड लगाना है वो स्क्वायर शेप राउंड के राउंड लगाना है, और इसका एरिया 0.01 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो इसे
कितने राउंड लगाने पड़ेंगे कि वो उतना ही चले जितना वो पहले चलता था, जितना कि वो रेक्टेंगल वाले गार्डन के ग्राउंड के ऊपर चलता था उतना ही चले। इसके लिए उसे स्क्वायर पर कितने राउंड लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये निकाल लूं कि जब दीपक उस रेक्टेंगुलर ग्राउंड के चक्कर मारता था तो कितना, जब वो रेक्टेंगुलर ग्राउंड के चक्कर मारता था तो कितनी दूर, कितना डिस्टेंस वो चलता था। अच्छा, जब दीपक इसका एक चक्कर लगाएगा, जब दीपक अपने इस रेक्टेंगुलर वाले ग्राउंड का एक चक्कर लगाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, वो डिस्टेंस कवर कर लेगा जितना इसका पेरीमीटर होगा, जितना इसका परिमाप होगा। कितना, 2 इंटू 150 प्लस 100, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 250 और 2 5, इतना ये एक में कवर कर लेता है। लेकिन ये कितने चक्कर लगा रहा है, ये 10 चक्कर लगा रहा है, तो हमारे पास में 5000 मीटर डिस्टेंस कवर करना है दीपक को। ठीक है, अब यही 5000 मीटर इसे स्क्वायर पे भी कवर करना है, तो इसे स्क्वायर के चक्कर चक्कर तो लगाने हैं कितने, वो देखेंगे अभी हम। अच्छा, तो फिर अब यहाँ पर हम देखते हैं अगर, तो मुझे यहाँ जो ये स्क्वायर है इसका पेरीमीटर भी लगाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो चक्कर लगेंगे वो इसके पेरीमीटर के अराउंड ही लगने वाले हैं। और उसको निकालने के लिए मुझे को क्या चाहिए, मुझे साइड चाहिए। साइड तो मेरे पास है नहीं, तो है क्या एक्चुअली, मेरे पास एरिया है। तो मैं एरिया का यूज करके, एरिया का यूज करके पहले साइड निकालूंगा। एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी कि 0.01। तो यहाँ से अगर मैं अंडर रूट कर दूं तो बेटा क्या आएगा, ये आएगा 0.1, क्या, किलोमीटर। अच्छा, 0.1 किलोमीटर कितना होता है भाई, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 0.1 किलोमीटर का मतलब हुआ, मैं जरा इसको यहीं पे कर देता हूँ, 0.1 किलोमीटर। अच्छा, तो कुछ ऐसा, यानी कि ये कितना जाएगा, 100 मीटर। यानी कि स्क्वायर की एक साइड कितनी है, 100 मीटर की है। तो स्क्वायर का एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस कवर होगा, जितना उसका पेरीमीटर होगा। स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है, 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू, हमने साइड कितनी निकाली थी, 100। तो 400 मीटर जो है ये एक राउंड में पूरा कर लेता है। लेकिन इसे कितना डिस्टेंस कवर करना है, इससे कवर करना है 5000 मीटर। तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, इसके लिए मैं इसको क्या करता हूँ, पेरीमीटर यानी कि 400 से डिवाइड कर देता हूँ। एक चक्कर में 400 मीटर कवर करता है और उसे कवर करने हैं 5000 मीटर। तो कितने चक्कर निकालने हैं, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, ये निकालने के लिए क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो। तो हमने ये डिवाइड करना शुरू किया और आंसर जो है मेरे पास कुछ 12.5 के आसपास आ, तो मेरा आंसर क्या जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 30। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के, वो है एक्स और वाई। तो बताओ रोम्बस की साइड कितनी है। एक समचतुर्भुज जो विकर्ण है वो एक्स और वाई है, तो बताओ उसकी भुजा कितनी होगी। तो सबसे पहली बात तो ये आती है, आपको ये पता होना चाहिए कि रोम्बस क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो रोम्बस एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके अंदर चारों साइड्स बराबर होती हैं, लेकिन लेकिन जो इसके ये एंगल्स होते हैं ये 90 के नहीं होते, कि अगर ऐसा होता तो ये स्क्वायर बन जाता। ठीक है, हमें सिर्फ ये पता है कि ये चारों साइड्स बराबर होती हैं। दूसरी बात क्या है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं, जो इसके विकर्ण होते हैं, वो एक दूसरे को काटते हैं बराबर बराबर, यानी कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इतना हिस्सा इसके इक्वल हो जाएगा और इतना हिस्सा इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि इसके अंदर ऐसा करता हूं, पहले मैं इसकी 3 प्रॉपर्टीज बता देता हूं। पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई कि इसकी सारी साइड बराबर होती हैं। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरा हुआ कि जो डायगोनल्स होते हैं
वो बाइसेक्ट करते हैं। और तीसरा ये है कि वो जो बाइसेक्ट होता है वो होता है परपेंडिकुलरली, ठीक है, यानी कि यहां पर 90 का एंगल बनता है। हम इन तीनों प्रॉपर्टी को यूज करके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं वो है ये सेकंड प्रॉपर्टी। क्या कहती है, डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने बताया कि जो ये डायगोनल्स है यानी कि इतना पार्ट इस इतने पार्ट के बराबर होगा। इसमें हमें कहा था कि जो डायगोनल है वो एक्स है, तो ये जो छोटा वाला पार्ट है वो कितना हो जाएगा, ये छोटा वाला पार्ट यानी कि उसका आधा हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन में 2। ऐसे ही अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर y है तो ये इतना सा पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y अपॉन में 2, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, ये बाइसेक्ट करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो मुझे ये मालूम पड़ गया यहाँ से कि मुझको जो ये हिस्सा है ये y अपॉन 2 है और ये हिस्सा जो है वो x अपॉन 2 है। अब जो ये थर्ड प्रॉपर्टी है ये कहती है कि ये 90 पर बाइसेक्ट करता है। अगर ये 90 बाइसेक्ट करते हैं तो यानी कि यहाँ पर 90 आएगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए, मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकाल के यहाँ बना दूं अगर, तो यहाँ पर 90 है, ये x अपॉन 2 है और ये y अपॉन 2 है। तो मैं सब पाइथागोरस लगा सकता हूँ जिसमें मुझको हाइपोटेन्यूस निकालना होगा। तो हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर यानी कि x अपॉन 2 और बेस यानी कि y अपॉन 2, इनके स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो ये बहुत सिंपल बन जाता है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 4। तो हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए इसका आप कर दिया रूट, तो जो आंसर आएगा वो होगा हमारे पास 1/4 को बाहर निकाल के 1/2 बना दीजिए और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारा आंसर है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये चीज कुछ इस तरह की है कि आप ना इस चीज को याद रख सकते हो। कल को अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए और आपसे ये कह दिया जाए, मान लो कि ऐसा कहा जाए कि एक रोम्बस है जिसकी जो साइड है वो 24 और 30 है, तो सॉरी, एक रोम्बस है जिसकी जो डायगोनल्स है वो 24 30 है, तो उसकी साइड कितनी होगी। तो आप उसको सीधा इस फॉर्मूले में पुट करके फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो। तो आपको इतनी प्रॉपर्टीज का ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आराम से वो क्वेश्चन आप कर दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मुझे कहता है कि जो वॉल्यूम हमें है दी हुई है वो है राइट सर्कुलर सिलेंडर की, ये है 396 और इसके अलावा हमें हाइट भी दे रखी और हमसे पूछा गया है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा चलिए ठीक है, अगर वॉल्यूम दी है सिलेंडर की तो इसको सीधा इक्वेट कर दें और मुझे यहाँ पर 396 इज इक्वल टू 22/7। मुझे रेडियस नहीं पता और मुझे हाइट गिवन है, तो मैंने 7 से इसे कैंसिल आउट किया। तो अभी क्या आ रहा है मेरे पास, 396 अपॉन में 2 इंटू 22, इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं और आगे, तो ये मेरे पास में आ जाएगा 198। ठीक है, इसे और काटते हैं 2 से, 99 और ये हो गया 9 11 से, ये आ रहा है आर स्क्वायर। अच्छा, अगर आपके लिए आर स्क्वायर 9 है तो फिर आर कितना आ जाएगा 3, तो मुझे रेडियस मिल गया। अगर रेडियस मिल गया है, अगर रेडियस मिल गया है तो क्या निकालना है, हमें निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सी एस ए। सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, सी एस ए का फॉर्मूला हमारा होता है 2 पाई आर और एच। अच्छा, तो फिर 2 पाई, रेडियस अभी फाइंड किया और एच आपको दिया हुआ था। अब सब कुछ सिर्फ डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन कितनी अच्छे से और कितनी तेज कर सकते हैं। तो 44 इंटू में 6, आंसर है बी। चलिए अगला क्वेश्चन जो आ गया है ये थोड़ा सा परसेंटेज में से आ गया, बट फिर भी है ये मेंसुरेशन ही। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सर्कल है और उसका रेडियस 100% इंक्रीज कर दिया। 100% इंक्रीज कर दिया मतलब क्या हुआ, मान लो अगर रेडियस पहले 5 था तो इसको 5 और बढ़ा दिया यानी कि 10 कर दिया। तो इस बात का ध्यान रखना है कि 100% इंक्रीज का मतलब क्या होता है, डबल।
100% इंक्रीज का मतलब क्या होता है, डबल होता है। तो अगर हमने किसी भी सर्कल का रेडियस डबल कर दिया तो उसके एरिया में क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो भाई, अगर हम एरिया निकालें तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब की बार आप नया एरिया निकालने के लिए रेडियस को डबल कर दो। ठीक है, हमने क्या किया, रेडियस को डबल कर दिया। पहले हमने यहाँ पे आर का स्क्वायर रखा था और हमने 2r का स्क्वायर कर दिया। लेकिन ये बन क्या जाता है, ये बन जाता है कुछ इस तरह से, 4r² इंटू में पाई। अब जरा इसको ध्यान से देखो, 4 को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है। अब देखो, ये हमारी यही वाली वैल्यू है, यानी कि पुराना वाला एरिया। ठीक है, यानी कि जो नया एरिया होगा वो पुराने वाले का 4 टाइम्स होगा। ठीक है, 4 टाइम्स का मतलब क्या हुआ, 4 टाइम्स का मतलब हुआ 400%। ठीक है, लेकिन पूछा क्या है, द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय, एरिया कितना इंक्रीज कर जाएगा। अब एरिया 400% हो गया है, तो इंक्रीज कितना किया उसने, सिर्फ 300% इंक्रीज किया। ठीक है, इंक्रीज पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखना, ये नहीं पूछा गया कितना हो जाएगा, उसने पूछा है कितना इंक्रीज, कितना बढ़ जाएगा। तो वो जो एरिया था वो ए से 4a हो गया, तो 3 बढ़ गया, 3 मतलब 300%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है मुझसे कि भाई एक मेटालिक सिलिंड्रिकल बॉक्स है। सिलेंडर सिलेंडर वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा है हमारे पास, और उसका रेडियस हमें दिया हुआ है, और हाइट जो है वो 1 मीटर है। अच्छा, इस बात का ध्यान रखना है अब कि रेडियस सेंटीमीटर में है और हाइट मीटर में है, तो ऐसा करता हूं मैं इसको भी सेंटीमीटर में ही चेंज कर देता हूं। तो हमें पूछा गया कि इसकी कैपेसिटी इन लीटर्स क्या होगी, यानी कि वॉल्यूम कितनी होगी। तो सिलेंडर है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर एच, तो आपने लिखा 22/7। रेडियस मेरे पास में 17.5 था, बट इसका तो स्क्वायर करना है, और ये है मेरे पास हाइट। तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए काम करते हैं, पहले जरा ये 10 लगा के इसको उड़ा देते हैं, 7 से इसे कैंसिल आउट कर देते हैं, ये मेरे पास आ जाएगा 25। अच्छा, तो जो भी चीजें अब मेरे को यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं वो सिर्फ मल्टीप्लाई करने के लिए ही बेताब है। चलिए ठीक है। तो 22 इंटू में 175 इंटू में 25, और जो ये आंसर आएगा ये आएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास कुछ आने वाला है 22 मल्टीप्लाइड बाय 175। अच्छा, और 25, तो ये मेरे पास आ गया 96250 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मेरे पास आ रहा है 96250 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें मुझे आंसर लीटर में लिखना है। तो अब एक बात ध्यान रखने की ये आती है कि जो 1 लीटर होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है। अगर 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है तो इसको अगर लीटर में चेंज करना है तो मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 96.25। मेरा आंसर जाएगा 96.25। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, ये आ गया मेरे पास स्फेरिकल बलून का। अब मैं स्फीयर की बात करने वाला हूं, और हो क्या रहा है यहाँ पर, ये क्वेश्चन कहता है कि एक स्फेरिकल बलून है, गोला है, गुब्बारा, और उसका जो रेडियस है वो फुलाने पर, उसको पंप करने पर 7 से 14 हो जाता है, यानी कि उसका जो रेडियस वो डबल हो गया। तो फिर उसका सरफेस एरिया जो है वो कितना होगा, दोनों का उसका रेशो बताओ, उसका अनुपात बताओ। तो मेरे पास 2 रेडियस है, एक को R1 ले लो और एक को R2 ले लो। अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना है तो सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 4 पाई R स्क्वायर, यानी कि
4 पाई इंटू में 7 का स्क्वायर। सेम चीज अगर यहाँ भी कर दें तो सरफेस एरिया 4 पाई इंटू में 14 का स्क्वायर। अगर मुझे इनका क्या करना है, अनुपात निकालना है, तो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। 4 पाई इंटू सेवन, ये छोटे वाले का हो गया, 4 पाई इंटू 14 तो आपने इसे कैंसिल किया, 7 से इसे काट दिया, ये 2 आ गया, 7 से इसे काट दिया, ये 2 आ गया, तो ये मेरे पास आ गया 1/4। तो मेरा आंसर है बी। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी है कि चाहे कैसा भी आ जाए क्वेश्चन, यानी कि जो रेडियस है वो कितने भी टाइम्स बढ़ जाए, आपको क्या ध्यान रखना होता है, ये सरफेस एरिया होगा। मान लो कि ये पहला बलून है और ये दूसरा बलून है, अगर दोनों का सरफेस एरिया ही देखना है तो मैं इसे R1 का स्क्वायर कर देता हूँ और इसे R2 का स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये 4 पाई हमेशा कट जाता है और जो आंसर है वो सिर्फ R1/R2 का होल स्क्वायर हो जाता है। बस कहने का मतलब, अगर कल को मान लो ऐसे लिखा होता है कि जो रेडियस है वो 7 से 21 हो गया, तो अब क्या करते, आप यहाँ पे 7 और यहाँ पर 21 लिखते और स्क्वायर लगा देते, तो आंसर 1/9 सीधा निकल जाता। क्योंकि जो फर्क पड़ने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ रेडियस से पड़ने वाला है, क्योंकि 4 पाई जो है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ से क्या आ गया, 1:2। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब ये कह रहा है कि एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, ठीक है, एक घनाकार बक्सा है हमारे पास, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें अनुपात यानी कि फ्रैक्शन में दे रखी है और वॉल्यूम भी दे रखी है, लेकिन पूछा क्या है, उसका लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, यानी कि पार्श्व क्षेत्रफल। अच्छा, तो फिर अगर वॉल्यूम की बात करें तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम LBH होती है, कुछ ऐसा कर, लेकिन यहाँ तो रेशो दिए हुए थे, तो क्या करते हैं, जब भी रेशो दिया होता है तो हम LBH को रेशो से निकाल कर कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। जैसे यहाँ 643 दिया है तो आप कर लो 6x 4x और 3x। कहने का मतलब 6x इंटू 4x इंटू 3x इज इक्वल टू 4608। तो यहाँ से x क्यूब को मैं यहाँ से अलग कर दूं क्योंकि 3x है, और ये 468 है, इसके लिए मैं ये डिवीजन में ले आता हूँ और अब करता हूँ कैंसिल आउट। ठीक है, तो जरा 6 से काटते हैं पहले, और फिर इसे और काट देते हैं, तो मेरे पास जो एक्स क्यूब की वैल्यू आ रही है, जो एक्स क्यूब की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 64। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 4। इसका मतलब जो लेंथ है वो हो गई 6 4 24, ब्रेथ जो है वो हो गई 4 4 16 और हाइट हो गई 12। इसलिए मुझे था लेटरल सरफेस एरिया, फॉर्मूला होता है 2h L प्लस बी, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 12 24 प्लस 16, that is 24 इंटू 40। तो ये आ गया आपका 960। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लीजिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको भी कुछ देर पहले करवाया था और इसका एग्जाम्पल भी दिया था, तो इसे करने के लिए आप उसी क्वेश्चन से रेफरेंस ले सकते हैं, बाकी फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर लिखकर दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू 24 और y की वैल्यू 70। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर हॉल है जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर हॉल है जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है, और उस पे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो है उसकी 4 दीवारों पर करने की वो आती है 15,000 रुपए, अगर पर मीटर स्क्वायर 10 रुपए खर्च कर।
तो बताओ हाइट कितनी है हॉल की। अच्छा, तो क्या सोचना है, पहली बात तो चलो ये देखो कि ये 4 वॉल्स पर जो पेंटिंग करनी है इसका क्या है, इसका ही सब कुछ हम जो है वो समझने की कोशिश करते हैं, यही हमें आंसर देने वाला है। जो 4 वॉल होती हैं, इस बात का जरा ध्यान रखना। आप जहां भी अभी बैठे हो रूम के अंदर, हॉल के अंदर, आप जो भी आपको अभी दिख रहा है वो रूम, उसमें कितने फेस है, 6 फेस है, यानी कि 4 दीवारें हैं, एक छत है और एक फ्लोर है यानी कि जमीन है। तो जब भी हम 4 वॉल की बात करते हैं, सिर्फ 4 दीवारों की बात करते हैं, तो ध्यान रहे हमेशा हम CSA या फिर कहा जाए LSA की बात करते हैं, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, यानी कि जो हमारा वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसकी बात करते हैं। लेकिन अगर मैं इसमें छत और जमीन दोनों मिला लूंगा, छत और फ्लोर दोनों मिला लूंगा, तो वो हम कहते हैं उसे TS यानी कि कुल क्षेत्रफल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पेंट जो 4 वॉल पे करा गया है वो एक्चुअली उसके LSA पे करा गया है, लेटरल सरफेस एरिया पे करा गया है। अब अगर 1 मीटर पर पेंट करने के 10 रुपए हैं, तो 15,000 मीटर में रुपए में हम कितने मीटर पेंट करवा सकते हैं। फिर सुनो, अगर 1 मीटर स्क्वायर पे पेंट करने पे 10 रुपए खर्च होते हैं, तो हम 15,000 रुपए में कितने मीटर स्क्वायर पर पेंट करवा सकते हैं। तो आसान सी बात है, इसको 10 से डिवाइड कर दो, तो हम पेंट कितने पे करवा लेंगे, 1500 मीटर स्क्वायर पे करवा लेंगे। और ये किसका एरिया है, ये एरिया है 4 वॉल्स का। और 4 वॉल्स के लिए क्या होता है, LSA। LSA किसका, रेक्टेंगुलर हॉल कह रहा है ये, तो क्यूबॉइड हो गया। क्यूबॉइड क्या होता है, 2H L प्लस B, जो कि हमें मिल गया 1500। ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी एक कैच है, हमें ये तो मिल ही गया। इसने कहा था कि जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर है। अच्छा, तो इसमें जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर होगा, क्या वो 2 × L + B नहीं होगा। ये तो फॉर्मूला होता है रेक्टेंगुलर के पेरीमीटर का। तो अगर मैं यहां पर सीधा 250 पुट कर दूं, तो मेरा आंसर आ गया। तो जो H की वैल्यू आएगी वो 1500 अपॉन में 250, यानी कि 6 मीटर आ जाएगी। बस, दैट्स इट। समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि आपसे कहा गया है एक क्यूबॉइडल टैंक। थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ी सी डिफरेंट चीज में आपको मिल सकती है कि एक क्यूबॉइडल टैंक है जिसकी जो वॉल्यूम है, कैपेसिटी है, वो 5000 लीटर है, 50,000 लीटर पानी उसके अंदर आता है। अगर हमें इसकी ब्रेड्थ निकालनी है और हमें लेंथ और डेप्थ, हाइट यानी कि हमें दी हुई है 2.5 और 10, तो हो क्या रहा है, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि आपको जो लेंथ और जो डेप्थ दे रखी है, ये दोनों चीजें आपको दी है मीटर के अंदर। ठीक है, जबकि जो वॉल्यूम है वो 50,000 लीटर्स में है। ये बात थोड़ी ज्यादा ध्यान देने की है, क्योंकि अब इसका रिलेशन हमें बनाना पड़ेगा। तो क्या होता है कि हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि जो हम ये लेंथ दे रखी है 2.5 मीटर, इसको सेंटीमीटर्स में चेंज कर लेते हैं, और जो हाइट दी हुई है 10 मीटर, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो आपको 50,000 लीटर दे रखा है, अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ सेंटीमीटर क्यूब में, तो मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना। आप ध्यान रख लीजिए इस चीज को, दैट 1 लीटर इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब ये जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में आ गई। अब जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होती है, वॉल्यूम होती है LBH। इसका मतलब ये हुआ 250 इंटू में 1000 इंटू में हमें ब्रेथ निकालनी है, ब्रेथ को हमने B सपोज कर लिया, एंड दिस इज इक्वल टू 50,000 इंटू में 1000। तो ब्रेथ निकालने के लिए बड़ी सिंपल सी बात है, 1000 से पूरा 1000 कट जाएगा, 0 से इसे काट दिया आपने, तो ब्रेथ की वैल्यू 5000 अपॉन में 25, कहने का मतलब 200 सेंटीमीटर आती है, जो कि 2 मीटर होती है। तो ये एक तरीका हुआ ऐसे करने का। हमने क्या कर लिया, हमने एक रिलेशन यूज करके
सबको सेंटीमीटर की फॉर्म में चेंज कर लिया। हम चाहे तो ये भी कर सकते थे कि मैं इसको जो लेंथ और हाइट दी थी इसे मीटर में ही रखता और जो वॉल्यूम है उसे मीटर क्यूब में चेंज। और ऐसा करने के लिए आपको ध्यान ये रखना है कि जो 1 मीटर क्यूब होता है वो 1000 लीटर के इक्वल होता है। तो जो हमारे पास ये 50,000 लीटर दिया हुआ था ये हमारा 50 मीटर क्यूब बन जाता। और तब भी हम इसको सेम तरीके से ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका आंसर है हमारा 2 मीटर। अच्छा, अब क्या है यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो हमारा पैरेललोग्राम है। तो हमारे पैरेललोग्राम में क्या है, हमारे पैरेललोग्राम में जो दो एडजेसेंट साइड हैं उनका हमें मेजरमेंट दिया, जो दो एडजेसेंट साइड है उनका हमें मेजरमेंट दिया हुआ है। एक हमसे कहा हुआ है 30 और एक हमसे कहा हुआ है 40 सेंटीमीटर। और जो डायगोनल है वो 50 है, वन अगर डायगोनल इज। तो ये हमसे ये पूछ रहा है कि इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना है। तो अब इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, इसे करने के दो तरीके। एक तो ये है कि आप जो ये आपको साइड्स दे रखी हैं 30, 40, 50। अब ये जो एक पर्टिकुलर आपको जो ये ग्रुप दिया हुआ है साइड्स का, ये क्या है अगर आप समझ के पाए और आपको अगर ये मालूम है तो ये तीन जो साइड्स हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करती हैं। कहने का मतलब कि अगर मैं देखूं तो 30 का स्क्वायर 900 होगा, 40 का स्क्वायर 1600 होगा और 50 का स्क्वायर 2500 होगा। अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये 3rd के इक्वल आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक 90 डिग्री यहाँ पर कैरी करता है। यानी कि एक्चुअली में ये पैरेललोग्राम क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ये 40 हो गया, ये 50 हो गया। तो अगर ये रेक्टेंगल है तो एरिया निकालना हमारे लिए ये 40 हो गया और सॉरी ये 30 हो गया। अगर ऐसा है तो इसका एरिया निकालना हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। क्यों इजी हो जाएगा? क्योंकि अगर ये एंगल 90 प्रूव हमने कर दिया है तो ये एंगल भी 90 होगा। ठीक है, और अगर ऐसा है तो हमें बाकी एंगल भी 90 मिल जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पैरेललोग्राम जो है वो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल एरिया निकालने के लिए आप सिंपल लेंथ इंटू ब्रेथ कर देते हो, तो 30 इंटू 40, तो आंसर हो गया आपका 12, जो कि आपको ये यहाँ दिखाई पड़ रहा है। बट कई बार ऐसा हो सकता है कि जो मैंने यहाँ पे दिखाया है कि ये एक तरह से पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन गया, ऐसा ना बने। हो सकता था कि यहाँ पर जो है 20 लिखा होता। ठीक है, अगर 20 लिखा होता तो क्या करना पड़ता? अब क्या हो जाता, 20 लिखने के कारण यहाँ पर ये जो है एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो नहीं बनता। तो फिर इस केस में क्या करा जाए, जब हमारे पास में तीन साइड्स जिनकी जो लेंथ है वो डिफरेंट है, तो एरिया निकालने के लिए क्या करा जाए? अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो क्या करा जाए? इसके लिए फिर हम यूज करते हैं हेरोन्स। ठीक है, और हेरोन्स फॉर्मूला से हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। इस क्या किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं जिसके हमें तीनों साइड्स पहले से ही पता हो। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन कहता है इफ द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। अच्छा, वो स्फीयर की बात आ ही गई घूम फिर के। तो हमें एक स्फीयर दिया हुआ है जिसमें हमें क्या है, सिर्फ एक रेडियस की एक हमें डायमेंशन दी होती है। और इसका जो वॉल्यूम है यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब, और जो इसका सरफेस एरिया यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर, ये न्यूमेरिकली इक्वल है, यानी कि ये आपस में बराबर आते हैं। तो फिर इसका रेडियस क्या होगा, जो इसकी त्रिज्या होगी वो कितनी होगी? तो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, काफी आसान है आप लोगों के लिए। आप 4 से और पाई से 4 पाई कैंसिल कर दो, आर स्क्वायर से आप 2r कैंसिल कर सकते हो, तो r/3 जो है वो 1 के इक्वल आ रहा है। तो रेडियस की वैल्यू बहुत सिंपली आपको मिल जाती है। सिर्फ फॉर्मूला का खेल है और कुछ भी नहीं। तो इनकी फॉर्मूला से ज्यादा ध्यान दें और बैठ के थोड़ी प्रैक्टिस करें तो आप मेंसुरेशन को एग्जाम में आराम से क्रैक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में किस तरह चीजें मिल रही है हमें, क्योंकि ये तो बहुत ईजी हो गया था। ठीक है, चलिए अब क्या है, मुझे टोटल सरफेस एरिया कह रहा है। जो कुल क्षेत्रफल है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का, बेलन का, वो है 748। तो मुझे टीएस से दिया 748।
और जो सर्कमफरेंस है उसके बेस की, भाई सिलेंडर होता है, ठीक है, सिलेंडर का बेस कैसा होता है, सिलेंडर का बेस गोल होता है, तो इसलिए हमें उसकी सर्कमफ्रेंस दे रखी है। ये जो है इसकी सर्कमफ्रेंस हमें यानी कि 2 πr दी हुई है 44। और ये हमसे वॉल्यूम पूछ रहा है। अच्छा, तो वॉल्यूम पूछ रहा है तो हमारे पास सिलेंडर में दो चीजें होती हैं, देखो, एक तो होता है रेडियस और एक होती है हाइट। अगर ये दो चीजें मेरे पास हैं तो मैं इसका कोई सा भी फॉर्मूला जो मुझे कहा जाएगा यूज करके मैं वो चीज निकाल के दिखा सकता हूँ, चाहे टीएस से हो, चाहे सीएस से हो, चाहे वॉल्यूम हो। बट अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया, ना रेडियस दिया है ना हाइट दी हुई है, बट उसके बदले मुझे वॉल्यूम निकालने को कहा हुआ है, सर्कमफ्रेंस जो है वो बेस की दे रखी है, और साथ साथ टोटल सरफेस एरिया भी दिया हुआ है। तो अगर हम जो ये सर्कमफ्रेंस दी हुई है इसका यूज करें, इसका जरा मैं ऐसा करके इस तरफ यूज करता हूँ, मुझे कहा गया कि जो 2πr है वो 44 है, क्या यहाँ से रेडियस निकल सकता है? तो जरा थोड़ा सा ट्राई मार दें और आप देखेंगे कि यहाँ पर रेडियस बहुत आराम से निकल सकता है, क्योंकि 2 और 22 से 44 कट जाएगा और तो रेडियस की वैल्यू जो 7 मिल जाएगी। अगर रेडियस 7 है तो टी एस से यूज कीजिए, 2πr h प्लस आर इज इक्वल टू 748। अच्छा, अब जरा एक छोटी छोटी यहाँ पे कैच आ गया आप लोगों के लिए, वो ये है कि आपको ये 2πr ऑलरेडी नोन है, ये रहा 44, आप सीधा 44 यहाँ पुट कर दीजिए और आपको h प्लस आर कितना निकाला है 7, तो यहाँ से मैं कोशिश करूंगा तो मुझको हाइट मिल जाए, तो 44 से डिवाइड कर देंगे। अब 44 से करना तो पहले 4 से कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ 1 आ जाएगा, उसके बाद में देखिए ये आपको 8 दे देगा और आ जाएगा 7, और इधर 4 से कैंसिल किया तो 11 बच गया था, और 11 से और काट दिया तो ये आ गया 17। तो h प्लस 7 जो है वो 17 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हाइट जो है वो 10। अब मुझे हाइट भी मिल गई और मेरे पास जो है रेडियस भी है, तो वॉल्यूम निकालना एक आसान सा काम रह जाता है। तो वॉल्यूम हो जाएगी पाई आर स्क्वायर एच, 7 से 7 आपने कैंसिल कर दिया, ये आपका आ गया 154। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि आपको मिल जाए एग्जाम करने के लिए, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन ही है, और इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा, आपको 3 काम करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन ठीक तरह से कर सकते हैं तो ज्यादा देर नहीं लगती है, बहुत छोटी सी देर में, मुश्किल से 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन हो सकता है। थोड़ा ट्राई करें और थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करें, आप ये काम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अच्छा, फिर से ये बात आपके सामने आ गई ना, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, मैंने ये बात प्लीज समझाई भी थी, जब भी एरिया ऑफ 4 वॉल्स की बात आए तो आप ध्यान रखें कि आपसे लेटरल सरफेस एरिया की बात हो रही है, ठीक है, पार्शियल जो है क्षेत्रफल आपको यूज करना है। अच्छा, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो ये क्यूबॉइड दिया हुआ है इसका लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है पहले से, यानी कि 2h l प्लस बी की वैल्यू आपको दी है 660। अब जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस है। अच्छा, अगर l और b की बात की जाए तो अगर l x है तो सॉरी, अगर ब्रेथ x है तो लेंथ 2x। तो बताओ कि हाइट अगर 11 दे दी जाए तो एरिया ऑफ सीलिंग कितना है। चलो ठीक है, पहले जरा यहाँ पर हम देख लेते हैं एरिया ऑफ सीलिंग की बात क्या होती है। जब भी हम एक क्यूबॉइड के अंदर सीलिंग की बात करते हैं तो हम क्या सोचते हैं बेटा कि सीलिंग जो है उसकी डायमेंशन क्या होगी। अब देखो, इसके अंदर जो सीलिंग है वो क्या है, वो सीलिंग ये वाला पार्ट होगा, ठीक है, और इसके जस्ट नीचे फ्लोर होगा। आप जिस रूम में बैठे हैं उसके बारे में सोचिए, इसके जस्ट नीचे फ्लोर होगा, ठीक है, तो फ्लोर में ये लेंथ होगी और ये ब्रेड्थ होगी और ये वाला पार्ट हाइट होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सीलिंग की बात की जाए तो ये पार्ट भी एल है और ये पार्ट कितना हो गया, ये पार्ट ब्रेथ हो गया। तो अगर एरिया ऑफ सीलिंग निकालना है तो मुझे एक्चुअली में क्या करना है, L इंटू बी करना है, बस इतनी सी बात ध्यान रखेंगे। तो L इंटू बी यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैं क्या करता हूँ, 2 इंटू एच की वैल्यू 11 मुझे ऑलरेडी गिवन थी और
मैंने क्या देखा कि L मेरा 2x है और ब्रेड जो है वो x है। ये है आपका 660। तो कुछ इस तरह की चीजें दिख रही हैं यहाँ पर, देखिए 660। चलिए इसको थोड़ा प्रॉपर वे में करके दिखा देते हैं। 660 अपॉन में 2 इंटू 11 इंटू 3। ठीक है, तो जरा 11 से इसे काटा तो ये 60 हो गया, 2 से इसे काटा तो ये 30 हो गया, 10 से इसे काटा तो ये हमारे पास x की वैल्यू हो जाती है 10। अच्छा, अगर x 10 है तो जो लेंथ है वो हो जाती है 20 और ब्रेथ जाती है 10। तो फिर अगर मैं L इंटू बी अगर कर दूं, अगर मैं L इंटू बी कर दूं तो 20 इंटू 10 यानी कि 200 हो जाती है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रेपीजियम का। तो ट्रेपीजियम कैसा है, ये हमारा कुछ इस तरह का एक क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, इसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं और ये होता है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, जो आपकी समानांतर भुजाएं हैं उनके बीच की दूरी। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि ट्रेपीजियम का जो एरिया है वो है 2275 और जो इन पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है, समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी है, वो 35 सेंटीमीटर है। और जो पैरेलल लाइन है वो 5:8 के रेशो में है, यानी कि एक ये लाइन और एक ये लाइन, इनका हमें रेशो दिया है 5:8। तो हमने सोच लिया कि भाई ये वाला 5x है और ये वाला 8x है। अब सही बात क्यों आती है घूम फिर, तो वो ये आती है कि आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आया है कि नहीं आया है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के लिए क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे एक फिगर बना के दिखा देता हूँ और इसके हिसाब से ही आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। ये आपकी हाइट हो गई, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू में हाइट इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, यानी कि हाफ इंटू में ये हाइट, जो पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस है उसे हम हाइट कह रहे हैं, और बाकी जो ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं इनकी लेंथ को ऐड करना है, यही है ए। तो अब इसको यहाँ पुट किया जाए तो हाफ इंटू, अब हाइट कितनी है, हाइट है 30 इंटू ए प्लस बी यानी कि एक्स और 8x, ये हमें दिया है 2275। बस अब इसी को थोड़ा ध्यान से हमें कर लेना है क्वेश्चन को और हमें आंसर मिल जाएगा। तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 35 13 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2275। तो x निकालने के लिए हमने 2275 2 को ऊपर भेज दिया, ये नॉर्मल चीज है, आप लोग जानते हैं। तो इसे कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। 13 से मैं इसे कैंसिल करता हूँ, थर्टी फाइव से यही चीज 5 टाइम्स कट जाएगी, तो x की वैल्यू फिर से यहाँ पर हमें 10 मिल गई है। अगर x की वैल्यू 10 मिल गई है तो इसने कहा फाइंड द लॉन्गर पैरेलल साइड। तो भाई लॉन्गर पैरेलल साइड दिखाई पड़ रहा है 8x की होगी, और 8x की वैल्यू यहाँ पर जो है वो 8 इंटू 10 करके आपको मिल जाएगी 80। ठीक है, तो इसमें आप ये फॉर्मूला ध्यान रख लेंगे, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, इसी की ट्रेपीजियम को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए मेंसुरेशन में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। अगली क्लास में एक दूसरा टॉपिक जो कि आपके सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो डिस्कस करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली वो आपका या तो ज्योमेट्री रहेगा और या फिर हम जो है क्वेश्चंस करेंगे अलजेब्रा में से। तो तब तक के लिए हम क्लास को एंड करते हैं, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, इट मीन्स अ लॉट।